जी हम लोग शुरू कर रहे हैं जी। हमने पहला एलिमेंट डिस्कस किया था जनाब के हम हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज क्यों करते हैं। तो बेसिकली हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने की 3 रीजन होती हैं, ठीक है। मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल। मॉरल रीजन मींस आपकी इंसानियत का तकाजा है, हर बंदे की दूसरे बंदे पे कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एज अ सोसाइटी, एज अ नेशन, एज अ एम्प्लॉयर, आपको अपने बंदों को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। लीगल रीजंस के अंदर आपसे लॉ डिमांड करता है कि आप मिनिमम स्टैंडर्ड जो है हेल्थ एंड सेफ्टी के वो इंश्योर करें ताकि आपके बंदों को कोई नुकसान ना हो, ठीक है। जी स्लाइड्स नहीं आ रही उबैदुल्ला, क्या आप लोगों को नजर नहीं आ रहा? स्लाइड, कुछ स्लाइड शेयर नहीं हो रही बेटा यहाँ पे, ठीक है। कुछ स्लाइड शेयर नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल रिव्यू दे रहा हूँ बेटा आपको। अच्छा मोहम्मद अली साहब भी कह रहे हैं कि स्लाइड शेयर नहीं हो रही, ठीक है। जी मोहम्मद अली अभी आ रही है आपके पास? डिस्प्ले में नजर आ रहा है स्लाइड? अच्छा बाकी लोगों को, तमाम लोगों को एक स्लाइड नजर आ रही है, IG1 के कंटेंट्स नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। देखें जिनको स्लाइड नजर नहीं आ रही, आपके पास कोई इंटरनेट का प्रॉब्लम है, ठीक है। हमारी तरफ से तमाम चीजें क्लियर है, ठीक है जी। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल रीजंस, ठीक है। वो क्या है? सेफ्टी मैनेज करने की बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। लीगल रीजंस के अंदर आप जो डिस्कस करेंगे IGC के अंदर वो है ILO के कन्वेंशंस और उसके बनाए हुए कवानीन। बिकॉज ILO एक इंटरनेशनल बॉडी है, ठीक है, जो UN के अंडर काम करती है, जिसने कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट की हैं फॉर एम्प्लॉयर्स, ठीक है। ILO की थोड़ी सी फंक्शनिंग बता देता हूं मैं आपको। बेसिकली इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस, ठीक है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि जो एनुअल मीटिंग होती है ILO की, उसे कन्वेंशन कहा जाता है। कन्वेंशन के अंदर तमाम मेंबर कंट्रीज जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, उसके एजेंडा पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन की जाती है और फिर 2/3 मेजोरिटीज के साथ कुछ पॉइंट्स के ऊपर जो एग्रीमेंट हो जाता है सब लोगों का 2/3 मेजोरिटी के साथ, तो उनको लेके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं तमाम लोग अपने कंट्री की पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और जो जो कंट्री अपने पार्लियामेंट के थ्रू उस कन्वेंशन को रेटिफाई कर लेता है, तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि 1 साल के अंदर अंदर वो तमाम जो चीजें उसने एग्रीड की हैं, ये जो कन्वेंशन जो उसने, जिसमें कन्वेंशन के जितने पॉइंट्स को उसने एग्री किया है, वो उनको अपने लॉ में, किसी स्टेट के एग्जिस्टिंग लॉ में या कोई नया कानून उसको लेके तरतीब देगा और उसे इम्प्लीमेंट करेगा। आफ्टर 365 डेज ILO जो है वो इसको चेक कर सकता है और फिर UN की तरफ से आपके ऊपर कुछ सैंक्शंस भी आ सकती हैं। रिकमेंडेशन जो है बेसिकली वो क्या होता है कि अगर आपने कोई कन्वेंशन लाइक C155, इसकी एक इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है जिसके अंदर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बयान की जाती हैं, ठीक है। अगर आपने अपनी पार्लियामेंट में लाके उसे प्रेजेंट किया एंड पार्लियामेंटेरियन सेड दैट 2/3 मेजोरिटी के साथ कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है, ये चीज हम एग्रीड करते हैं और हम इसे अपने किसी लॉ में लगाएंगे, तो फिर रिकमेंडेशन आपको चाहिए होगी, सपोर्टिंग रिकमेंडेशन फॉर दैट कन्वेंशन, जो आपको बताए कि इस कन्वेंशन को लगाने का तरीका क्या है। तो डिटेल्ड गाइडलाइंस के लिए ILO के पास रिकमेंडेशंस होती हैं, ठीक है। और कन्वेंशन जो है आपके पास बेसिकली उनकी एनुअल मीटअप है जिसके अंदर डिफरेंट एजेंडा पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन की जाती है। क्लियर है जी? तो इस IGC के अंदर जो आप लॉज को डिस्कस करेंगे उसमें मेनली फोकस करेंगे इंटरनेशनल लॉज को, जो बेसिकली आपके पास ILO ने बना के दिए हैं, ठीक है। और उसकी कन्वेंशंस को, उसकी रिकमेंडेशंस को, उसके कोड्स ऑफ प्रैक्टिसेस को, उसकी गाइडलाइंस को, और फिर हम कुछ डिस्कशन कर रहे हैं इसके अंदर यूके लॉज की भी, बिकॉज यूके ने ही डेवलप किया है कंटेंट सारा, ठीक है। तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, बट प्रायोरिटी आप देंगे इंटरनेशनल लॉज को। क्लियर है जी? तो फाइनेंशियल रीजन फिर हमारे पास आ जाती हैं। लीगल रीजन के अंदर ILO का फ्रेमवर्क आ गया। अब बेसिकली लीगल रीजन के अंदर ही हम इसकी तमाम चीजों को कवर कर लेते हैं कि बेसिकली अगर आप सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं करते लॉफुली, तो 2 तरह के लॉज हैं जो सेफ्टी के ऊपर, हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जो इम्प्लीमेंटेड होते हैं। बेसिकली सिविल लॉ होता है और क्रिमिनल लॉ होता है। सिविल लॉ मींस एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर, ठीक है। इसमें स्टेट शामिल नहीं होती, इसमें जो केस करने वाला होता है वो विक्टिम होता है, वो एम्प्लॉई होता है और वो केस करता है एम्प्लॉयर पे कि आपने मेरा नुकसान किया है या मुझे जो चोट लगी है वो आपकी वजह से लगी है,
ठीक है। तो ऐसे तमाम केसेस जो एम्प्लॉय वर्सेस एम्प्लॉयर के होंगे वो सिविल लॉ में जाते हैं, और सिविल लॉ में बेसिकली उनके ऊपर जो पुराने जजों के फैसले होते हैं उसी तरह के केसेस के, उनको लेके उस केस को सुना जाता है और उस पर डिसीजन दिया जाता है। नॉर्मली कंपनसेटरी क्लेम्स, ठीक है, ऐसे तमाम केसेस जो क्लेम से रिगार्डिंग हो, जिसमें एक एम्प्लॉय डिमांड करता है पैसों की, ठीक है, वो तमाम केसेस आपके सिविल लॉ में जाते हैं। और अगर स्टेट कभी एम्प्लॉयर के खिलाफ एक्शन लेती है, लाइक अगर एम्प्लॉयर ने कोई सेफ्टी का कानून ब्रीच किया है, ठीक है, उसने अपने बंदों को पीपीज नहीं दी, उसने अपने बंदों को ट्रेनिंग नहीं दी, या उसकी साइड में कोई ऐसा एक्सीडेंट या इंसिडेंट हुआ है जिसमें उसका कसूर है, तो फिर स्टेट के जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं। और अगर स्टेट वर्सेस एम्प्लॉयर होता है तो ये केसेस सारे के सारे आपके पास क्रिमिनल लॉ में जाते हैं, ठीक है। क्रिमिनल लॉ के अंदर जो केसेस होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटीज नहीं सुने जाते, इसमें सॉलिड एविडेंस देके उसी वक्त केस का फैसला हो जाता है। और इसमें जो डिसीजन आता है वो बेसिकली 3 तरह का हो सकता है। इसमें या तो आपको कोई नोटिस मिल सकता है, इंप्रूवमेंट का नोटिस या प्रोहिबिशन का नोटिस। इंप्रूवमेंट नोटिस जो है उसका मतलब ये होता है कि आप अपने सिस्टम को इंप्रूव करें, एक टाइम फ्रेम दे दिया जाता है, आपको बंद नहीं किया जाता आपके प्लांट को या कंपनी को, और उस गिवन टाइम के अंदर आपको अपने उस इशू को जिसकी वजह से आपको नोटिस मिला है उसे रिजॉल्व करना होता है। सेकेंडली आपके पास प्रोहिबिशन नोटिस होता है। ये नोटिस की वो किस्म है जिसके अंदर आपको ऑन द स्पॉट, चाहे वो प्लांट या कोई एक्टिविटी या कोई प्रोसेस जो है वो स्टेट की तरफ से जब प्रोहिबिशन नोटिस मिलता है तो उसे आपको बंद करना पड़ेगा ऑन द स्पॉट, ठीक है। तब तक आप उस चीज को दोबारा ओपन नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज को जिसके वजह से प्रोहिबिशन हुई है उसे रिजॉल्व ना कर दें, ठीक है। सेकंड, आपके पास जो फाइंडिंग आ सकती है क्रिमिनल लॉ के अंदर वो हो सकता है फाइन, ठीक है। अगेन, अगर आपने कोई स्टेट का कानून को ब्रीच किया है तो फिर उसकी नौयत को देखते हुए आपको मजिस्ट्रेट जो है, ये बेसिकली यूके का कल्चर बता रहा हूँ बिकॉज हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके कल्चर के अंदर जो मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है, वो हेयरिंग करता है और आपको वो फाइन कर सकता है आपके ऑफेंस को देखते हुए, ठीक है। थर्ड के अंदर वो आपको इम्प्रिजनमेंट भी कर सकता है, और कई केसेस के अंदर आपको इम्प्रिजनमेंट, फाइन और नोटिस तीनों भी मिल जाते हैं। किसी में आपको फाइन और इम्प्रिजनमेंट होती है, किसी में सिर्फ फाइन होता है, डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ द ब्रीच। क्लियर है जी? ये था आपका सिविल और क्रिमिनल लॉ, ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी की एक रीजन हमने मॉरल पढ़ ली, एक हमने लीगल पढ़ ली। अब है फाइनेंशियल रीजन। तो फाइनेंशियल रीजन क्या होती है कि हर चीज में पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है। सेफली मैनेज करने की सबसे बड़ी रीजन ये भी होती है कि हम लोग जो अपने एक्सपेंसेस हैं उनको इंक्रीज ना करें, बिकॉज जब भी कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट तरह की कॉस्टिंग इन्वॉल्व हो जाती है। कॉस्ट जनरली 2 तरह की होती है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर हर वो कॉस्ट शामिल है जो किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट के होने के फौरन बाद वहां से नमूदार होती है। नॉर्मली इंश्योर्ड कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाती है, ठीक है। इसमें उस बंदे की सिक पे की कॉस्ट होती है, कोई रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हो गए, फर्स्ट एड की कॉस्ट हो गई, ठीक है। ये तमाम कॉस्टें डायरेक्ट में आती हैं। और इसके अलावा वो तमाम कॉस्टें जो इंश्योर्ड नहीं होती, लाइक रेपुटेशन है, लाइक आपका रॉ मटेरियल खराब हो गया, लाइक प्रोडक्शन का डिले हुआ, ठीक है, जो उस बंदे की वजह से जो स्किल का, कंपिटेंसी का नुकसान हुआ, आपकी टीम के अंदर एक कंपिटेंट बंदा कम हो गया, फिर आपने नया बंदा रखा तो उसको ट्रेनिंग की कॉस्ट, उसको ओवर टाइम देने की कॉस्ट, तो ये वो तमाम कॉस्ट जो क्वांटिफाई नहीं की जा सकती नॉर्मली, वो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट में होती है, और यूजुअली ये अनइंश्योर्ड भी होती है, ठीक है। तो ये दोनों कॉस्टें हैं जो आपने, जिनको देखते हुए हम सेफ्टी पे फोकस करते हैं, बिकॉज अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो आपके पास इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएंगे, ठीक है। प्रीमियम बढ़ेंगे तो ओवरऑल कंपनी के पास जो एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। एक्सीडेंट कम होंगे तो प्रीमियम कम होगा, तो आपके पास उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाएगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक्सीडेंट होता है तो फिर आपके अगेंस्ट एक्शन होने के चांसेस भी होते हैं, जिसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है, आपको कोई क्लेम भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगेन दैट्स वाई हम हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर मेन कोशिश करते हैं कि अपने बंदों को बचाएं, एक्सीडेंट्स ना हो, उनको प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे पास फाइनेंशियल फैक्टर्स जो हैं, जो कॉस्ट है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों, वो बहुत ज्यादा वर्स हो सकती है और वो हमारे प्रॉफिट में से जाएगी, ठीक है। तो दुनिया में जो सेफ्टी होती है उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है वो लीगल रीजन है, और उसके बाद फाइनेंशियल रीजन है, और थर्ड थोड़ी बहुत जो है वो आपकी मॉरल रीजन की वजह से सेफ्टी की जाती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर वो C155 के अंदर बता दी गई हैं, जिसके अंदर आपने मिनिमम ड्यूटीज जो एम्प्लॉयर है वो बयान की हैं कि अगर आपको एम्प्लॉयर बनना है, अगर आपने कोई बंदे रखे हुए हैं, कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलप की है, तो 5 या 5 से ज्यादा लोगों को रखेंगे तो पॉलिसी को डेवलप करेंगे,
पॉलिसी का मतलब ये है कि आपने तमाम अरेंजमेंट्स अपना वीएन सेफ्टी के हवाले से, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नेसेसरी अरेंजमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे करने होंगे, ठीक है। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के अंदर और मोर और लेस दुनिया के तमाम सेफ्टी कवानीन में वो आती हैं, ठीक है। वो एम्प्लॉयर की ड्यूटीज हैं जिसमें सेफ प्लांट, सेफ इक्विपमेंट, सेफ मशीनरी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, ठीक है, गाइडलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट पीपीज देना है। और इसके साथ साथ कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज भी आती हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज के लॉज के अंदर मिनिमम स्टैंडर्ड या क्वालिटी ऑफ वेलफेयर बता दिया जाता है। लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर बात करते हैं तो हेल्थ एंड सेफ्टी का जो एक्ट है उसमें 1934 वाला जो अमेंड हो गया अभी बिल की शक्ल में 2017 में पेश हुआ है, उसके अंदर आपके पास वेलफेयर फैसिलिटीज की मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी गई है, ठीक है। तो वेलफेयर फैसिलिटीज हमने डिस्कस नहीं किया था, वो बता देता हूँ कि वेलफेयर का मतलब ये होता है लुकिंग आफ्टर द बेसिक नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है। आपने इसमें पानी पीने के लिए कोई कूलर प्रोवाइड कर दिया है, आपने कोई मैसिंग एरिया दे दिया है, चेंजिंग रूम दे दिया है, लेबोरेटरीज या वॉशरूम दे दिए हैं, ठीक है, शेल्टर स्टेशन प्रोवाइड कर देना, ये तमाम चीजें वेलफेयर में आती हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली वर्कर्स की, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने बयान कर दी कि सेफ प्लांट, सेफ इक्विपमेंट, सेफ मशीनरी, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, पीपीज, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन। इसी तरीके से आपके पास एम्प्लॉयज की भी कुछ ड्यूटीज हैं कि वो जो भी अरेंजमेंट सेफ्टी के लिए किए गए हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है। हैजर्ड और रिस्क को देखेंगे तो रिपोर्ट करेंगे, इस तरीके से काम करेंगे कि बाकी लोग महफूज रह सकें, ठीक है। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज भी बयान किए गए हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्सेज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। आप सेफ्टी से रिगार्डिंग अपनी नॉलेज एनहेंस करना चाहते हैं तो आपके पास कंपनी के अंदर के कुछ सोर्सेज हैं, जितने भी आपके पास रिकॉर्ड होते हैं वो इंटरनल सोर्सेज कहलाते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट का रिकॉर्ड हो, इल हेल्थ का रिकॉर्ड हो, असेसमेंट्स का रिकॉर्ड हो, ठीक है। आपके पास और जो गाइडलाइन के लिए इंटरनल सोर्सेज हैं, प्रोसीजर्स हैं आपके, ये सारे इंफॉर्मेशन सोर्सेज हो सकते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आपके पास मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, उनका डाटा एमएसडीएस हो सकती है आपके पास ट्रेड यूनियंस की तरफ से कोई चीज आ सकती है, आपके पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की तरफ से जो गाइडलाइन आती है, आपके पास प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ से कोई गाइडलाइन आ सकती है, आपके पास इकोनॉमिकल फोरम से आ सकती है, ठीक है। तो ये तमाम जो गाइडलाइन है ये इन्फॉर्मेशन सोर्सेज आपके एक्सटर्नल कहलाते हैं, तो आप इनसे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अब जो एम्प्लॉयर है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी की उसकी है, ठीक है। और अगर आपकी साइड में कोई कॉन्ट्रैक्टर है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, एक एम्प्लॉयर ही होता है बट ये वर्क करता है किसी एम्प्लॉयर के लिए, ठीक है, किसी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसी की हेल्प के लिए, क्लियर। तो एम्प्लॉयर बेसिकली क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करता है। ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट उसका काम है कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट करे जो उस जैसा हो, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के गोल्स को समझे, ठीक है, उसे पता हो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है हेल्थ एंड सेफ्टी की इस कंपनी में काम करने के लिए, ठीक है। तो इनको इंश्योर करते हुए आप कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करेंगे, बट जब कॉन्ट्रैक्टर आपकी साइट पे मौजूद होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होगी, ठीक है। अब जो सेफ्टी के रिगार्डिंग जो सुपरविजन है वो आप करेंगे, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर का काम पसंद नहीं आता एज ए एम्प्लॉयर तो आप उसको रिव्यू भी कर सकते हैं और उससे वहां से फारिग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट जो है ये काफी क्रिटिकल इशू होता है, बिकॉज जब भी किसी आउटसाइडर को अपनी कंपनी में लेके आते हैं तो वो आपकी कंपनी के एनवायरनमेंट के साथ यूज टू भी नहीं होता, ठीक है। और वो उसकी कॉम्पिटेंसी का लेवल भी कई दफा क्वेश्चनाइज हो जाता है कि उसकी इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं होती। दैट्स व्हाई अच्छी कंपनीज कॉन्ट्रैक्टर को हायर करने का एक क्राइटेरिया या प्रोसीजर डेवलप करती हैं जिसमें उसकी मेथड स्टेटमेंट कि वो सेफ्टी को किस तरीके से लेके चलता है, ठीक है, उसके पास एसेट्स क्या क्या है, उसके पास कॉम्पिटेंसी लेवल क्या क्या है, जो टास्क या प्रोजेक्ट आपने उसको देना है उसके रिगार्डिंग उसके पास कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है या नहीं है, क्या उसने प्रीवियसली उसे कोई कहीं से वो बैन तो नहीं हुआ, किसी कस्टमर को या क्लाइंट को उससे कोई शिकायत तो नहीं थी, ठीक है, और क्या वो ये काम करने की सलाहियत रखता है, क्या उसके पास बेसिकली मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी वो इंश्योर कर रहा है नहीं कर रहा। इन तमाम चीजों को देखते हुए आप कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास जनाब आया था कि हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर हम डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, उनको लेके बात करेंगे, ठीक है। कि हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर पीडीसी साइकिल जो हमने यूज किया था या मैनेजमेंट सिस्टम, वो क्या होता है। हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड टेक्निक है जिसके अंदर पीडीसीए प्लान डू चेक एक्ट का एक व्हील होता है जिसे बैटनी ने डिजाइन किया था, एक साइंटिस्ट था वो, ठीक है, उसने ये व्हील 1920s के अंदर डिजाइन किया था और इस अप्रोच को प्रोसेस बेस्ड अप्रोच कहा जाता है और ये वाइडली एक्सेप्टेड अप्रोच है फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम, चाहे वो आईएसओ का हो 9001,
चाहे वो 14,001 हो, चाहे वो 45,001 हो, ठीक है। इसी तरीके से ये जो मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन होते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो पीडीसी साइकिल पे ही डिजाइन होते हैं, ठीक है। तो अगर पीडीसी साइकिल को हम देखें तो हमारे पास जो दो सिस्टम है जो इस टॉपिक जो इस हमारे कोर्स के अंदर है, उसमें एक तो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क सिस्टम है आईएलओ का OSH 2001, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, आपके पास पॉलिसी है, ऑर्गेनाइजिंग है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है, एवेल्युएशन है, कंट्रोल है, आपका करेक्टिव एक्शन है, ठीक है, और उसका ऑडिट होता है, ठीक है। उबैदुल्ला स्लाइड्स बेटा कहाँ पे शो नहीं हो रही हैं आपको? सबको शो हो रही हैं, सबको स्लाइड्स शो हो रही हैं। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। एक दफा जरा सारे लोग बता दें उबैदुल्ला को स्लाइड शो हो रही हैं। स्लाइड सबको नजर आ रही है? हो रही है। बहुत शुक्रिया जी, नजर आ रही है लेकिन चेंज नहीं हो रहा है सर। आप फिर चेंज कर रहे हो? नहीं बेटा, मैं चेंज नहीं कर रहा, मैं आपको जुबानी सुना रहा हूँ, सब कुछ ओवरव्यू है बेटा। ओके सर, बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट सिस्टम की। तो बेसिकली इसमें दो सिस्टम हम पढ़ रहे होंगे। एक तो आईएलओ का सिस्टम है जिसमें पॉलिसी है, ठीक है, जिसमें ऑर्गेनाइजिंग है, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन है। तो हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे पॉलिसी क्या होती है, प्लानिंग क्या होती है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होती है, हम इसको कंबाइनली लेके चलेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास दूसरा सिस्टम है जो आईएसओ का है 45,001। उसके अंदर भी मोर और लेस चीजें वही हैं, बट वो क्लॉज के साथ रेफरेंस करता है उसको, ठीक है। लाइक एक क्लॉज पॉलिसी का होगा, एक आपका कम्युनिकेशन का होगा, एक कॉम्पिटेंसी का होगा। ये आईएसओ का जो सिस्टम है, बेसिकली आईएसओ एक बॉडी है जो इसका जो एब्रीविएशन है वो ये है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आईएसओ जो है इसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड प्रैक्टिसेस को लेके स्टैंडर्ड्स को डिवेलप करती है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेनली इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वो 9001 है, ठीक है, जिसको क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। 14,001 है, 14,001 जो है बेसिकली आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है। 45,001 है अभी जो आपका हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरीके से इसके पास और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो मशीनरी सेफ्टी के भी हैं, मशीनरी गार्डिंग के भी हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी के साइंस के ऊपर भी हैं। तो इसके पास एक वाइड रेंज है गुड प्रैक्टिसेस की, और उनको लेके इसने स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं ताकि तमाम लोगों को यूनिफॉर्मिटी मिल सके, कंपिटिटिव एज मिल सके कंपनीज को, ठीक है, ताकि कस्टमर का ट्रस्ट बहाल हो सके कंपनीज के ऊपर कि अगर उनके पास सर्टिफिकेशन है आईएसओ की तो इसका मतलब है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो आईएलओ का फ्रेमवर्क है बेसिकली ये आप तमाम मेंबर नेशंस के लिए एक बेसिक बिल्डिंग स्टोन दिया गया है कि हर वो कंट्री या हर वो कंपनी जो आईएसओ सर्टिफिकेशन नहीं लेना चाहती बट वो स्टिल चाहती है कि वो मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करे या कस्टमाइज करे, तो वो आईएलओ का जो एक रिकमेंडेड सिस्टम बनाया गया है जनरली आईएलओ OSH 2001, वो उसको लेके अपना सिस्टम डेवलप कर सकती है। क्लियर? ये दो डिफरेंस है इसमें। आईएलओ मैंने ऑलरेडी बताया कि यूएन के अंडर एक बॉडी है जो काम करती है, ठीक है, और उसका एक बनाया हुआ सिस्टम है। तो ये दोनों सिस्टम को हम देखेंगे, मोर और लेस इसके अंदर चीजें सेम है, ठीक है। डिफरेंस सिर्फ आता है 45,001 के अंदर के उसमें क्लॉज आ जाते हैं, क्लॉज का रेफरेंस आ जाता है, और आईएलओ के सिस्टम के अंदर क्लॉज नहीं है, आपके पास फ्रेमवर्क आ जाता है कि पॉलिसी है तो पॉलिसी के सेक्शन में क्या आ रहा है, उसमें सेक्शन आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पॉलिसी बेसिकली हम बात करते हैं तो पॉलिसी क्या होती है, इसमें बेसिकली तीन चीजें होती हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट होता है, ठीक है, मींस आपकी इंटेंशंस क्या है, ठीक है। इंटेंशंस मींस आपका ओवरऑल विजन क्या है, ठीक है, इसको एम भी कहा जाता है, ठीक है। तो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिगार्डिंग पॉलिसी की बात हो रही है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी के अंदर जो तीन पार्ट है उसमें पहली चीज है इंटेंशन, जो एम्स या विजन को कहते हैं कि आपका गोल क्या है, सेफ्टी के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। सेकंड, इसी के अंदर आप ऑब्जेक्टिव्स भी सेट करते हैं, और ऑब्जेक्टिव जो है वो स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मींस स्पेसिफिक, मेजरेबल, ठीक है, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ठीक है। ये आपकी एक एब्रीविएशन है स्मार्ट का कि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स आप सेट कर रहे हैं वो ऐसे हों कि जिनके लिए आपके पास रिसोर्सेज भी हो, टाइम फ्रेम भी हो, ठीक है, आपके पास को मेजरमेंट का स्केल भी हो ताकि अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, और वो अचीवेबल भी हो, ठीक है। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्टिव जो है आपके, ये आपका एम, आपका जो इंटेंशन है, ये आपका इंटेंशन वाले पोर्शन के अंदर आ जाती है चीज। सेकंड पोर्शन हमारे पास पॉलिसी के अंदर होता है ऑर्गेनोग्राम या ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन, जिसके अंदर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की जाती हैं पूरी कंपनी में तमाम लोगों को, ठीक है।
मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि जो उनका एम या विजन है उसको अचीव करने के लिए कौन सा बंदा क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करेगा। तो यूजुअली होता क्या है कि इसके अंदर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट को तमाम तरह की गाइडलाइन प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है, जिसमें आपके पास टॉप मैनेजमेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू एचएससी आ जाती हैं, ठीक है, फिर मैनेजमेंट की आ जाती हैं और फिर लोअर मैनेजमेंट की आ जाती हैं या वर्कर क्लास की आ जाती हैं, ठीक है। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एलोकेशन करना, कम्युनिकेशन चैनल एस्टेब्लिश करना, फीडबैक लूप को एस्टेब्लिश करना, ये आपका बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्डिंग बात हो रही है, ठीक है, बिकॉज हेल्थ एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी दो डोमेन ऐसे हैं जिनकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर बंदे की है कंपनी में, ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एवरी इंडिविजुअल की। क्लियर है जी? अच्छा, इसके बाद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई तो थर्ड जो सेक्शन है आपके पॉलिसी का उसे अरेंजमेंट सेक्शन कहते हैं, ठीक है। अरेंजमेंट सेक्शन के अंदर बेसिकली सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, आपकी रिस्क असेसमेंट्स, ठीक है, आपके हैजर्ड्स, आपके कंट्रोलिंग मेथोडोलॉजीज, ठीक है, आपके प्रोसीजर्स, आपके तमाम डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, आपकी हर वो चीज जिसको लेके आप सेफ्टी करते हैं, ठीक है, वो कैसे की जाएगी, ये अरेंजमेंट सेक्शन है आपका। इसमें आपके तमाम गैजेट्स आ जाएंगे जो आप इंश्योर करवाने के लिए सेफ्टी या अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको चाहिए। सारे सोर्सेज एंड रिसोर्सेज आपके पास अरेंजमेंट सेक्शन में होंगे। इन सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को लेके जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन में लोग हैं वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे, वो अपनी ड्यूटी अंजाम देंगे इस तरीके से कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। तो ये है आपका पॉलिसी का सेक्शन, इसमें तीन चीजें थी, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग और अरेंजमेंट्स। क्लियर है? अच्छा जी, जब आपने पॉलिसी डेवलप कर ली तो इसका मतलब है अब आपने बेसिक फ्रेमवर्क सेट कर लिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बाकी सिस्टम को चेक कर रहे होते हैं। अब पॉलिसी के बाद हमारे पास बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। अब प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सेफ्टी को हमेशा प्लानिंग फेज में डालेंगे। आप जब भी कोई चीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग फेज में सेफ्टी को डालेंगे, उस पर डिबेट करेंगे। आपने कोई चीज परचेज करनी है, कोई चीज डेवलप करनी है, ठीक है, कोई प्रोसेस डेवलप करना है, कुछ भी करना है, सेफ्टी को उसकी डिस्कशन में डाला जाएगा। नहीं तो फिर आपके लिए मसाइल होंगे सेफ्टी कल्चर लॉन्च करने में, बिकॉज लोग अपने हिसाब से काम कर रहे होंगे, उसके बाद सडनली जो चेंज आएगा उसको लेके कल्चर डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो पॉलिसी फ्रेमवर्क होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पॉलिसी के बाद इसी टॉपिक के अंदर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। यहां तक कोई सवाल तो नहीं है? मैं आपको एक दफा अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो काइंडली पूछ सकता है। मैं आप लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं, अगर किसी का सवाल यहां तक है तो वो पूछ सकता है। जी, क्लियर हो रही चीजें यहां तक? आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, क्लियर है। क्लियर हो रहा है? कोई मसला तो नहीं हो रहा? अच्छा जी, चलें जी, मैं अवैदुल्ला की बात को कंसेंट समझ लेता हूं और हम आगे चलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है जनाब हैजर्ड या रिस्क। क्या होता है? तो हैजर्ड बेसिकली पोटेंशियल ऑफ कॉजिंग हार्म होता है, जिसमें हमने बात की थी कि आपको दो चीजों पे फोकस करना होता है, ठीक है, कि अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन। अनसेफ एक्ट मींस काम करने का वो तरीका जो सेफ ना हो, और अनसेफ कंडीशन वो हालात जो सेफ ना हो, ठीक है। फिर हमने बात की थी रिस्क बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, लाइक्लीहुड ऑफ हैजर्डियस इवेंट मल्टीप्लाई बाय द सेवेरिटी ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। इन दोनों चीजों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास रिस्क का लेवल निकलता है, ठीक है। रिस्क कभी भी जीरो नहीं होता, जब तक हैजर्ड रहेगा रिस्क रहेगा। हैजर्ड खत्म करते हैं रिस्क खत्म हो जाएगा, बट अगर रिस्क इंडिविजुअली मौजूद है कहीं पे तो वो कम हो सकता है, वो कभी भी जीरो नहीं होगा जब तक आप हैजर्ड को एलिमिनेट ना कर दें, ठीक है। अच्छा जी, पॉलिसी आपने सेट की तो अब आपको सेफ्टी कल्चर लॉन्च करना होता है, बिकॉज पॉलिसी के अंदर आप जो सारे अरेंजमेंट्स करते हैं, ठीक है, आप उनका मकसद ये होता है कि आप पूरी कंपनी के अंदर एक यूनिफॉर्म मैसेज सबको कन्वे करें कि हेल्थ एंड सेफ्टी एक प्रायोरिटी है, और उसको फोकस करना और उस पर बिलीव करना और उसको लेके हर बंदे को अपनी ड्यूटी पर परफॉर्म करना, ये उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं जो उन्हें करनी ही करनी है, ठीक है। तो सेफ्टी कल्चर बेसिकली है क्या? शेयर्ड वैल्यूज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, थॉट्स हैं टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। इसे सेफ्टी कल्चर कहते हैं। कल्चर बेसिकली नॉर्मली जो डेवलप किया जाता है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स के अंदर कल्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है। जब तक टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट नहीं होगी कल्चर लॉन्च नहीं किया जा सकता, ठीक है। मैनेजमेंट कमिटमेंट के बाद हम इसको डिटेल में भी अभी डिस्कस करेंगे। सेकंड चीज होती है कम्युनिकेशन, थर्ड होती है वर्कर्स की इन्वॉल्वमेंट, फोर्थ होती है वर्कर्स की कॉम्पिटेंसी,
और फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के अंदर आपके पास लॉ, इकोनॉमी, ठीक है, ट्रेड यूनियन, ये तमाम चीजें भी आ जाती हैं, और सोसाइटी का भी एक रोल होता है कल्चर को डेवलप करने में। तो हम जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैनेजमेंट कमिटमेंट, उसको डिस्कस करते हैं कि आपकी जो मैनेजमेंट की कमिटमेंट है वो कैसे कैसे शक्ल में पाई जाती है। आपकी अगर पॉलिसी सेट कर दी है तो इसका मतलब आप कमिटेड हैं, आप रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब आप कमिटेड हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मैनेजमेंट ग्राउंड फ्लोर लेवल पे जाती है, ठीक है, वर्कर्स का बिहेवियर को भी असेस करे, मीन सेफ्टी टूवर्ड्स कंडक्ट करती है, तो ये भी एक साइन है कि आप कमिटेड हैं, ठीक है। इन तमाम चीजों के अलावा आप अगर फ्लोर लेवल पे जाते हैं और आप सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इंश्योर भी करते हैं और लोगों को गाइड भी करते हैं, और सेफ्टी के रिगार्डिंग आप तमाम चीजों को हाईलाइट करके उन पर डिस्कशन भी करते हैं, और हर मीटिंग के अंदर उन पॉइंट्स को, सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाती है, और हर मैनेजमेंट मीटिंग के अंदर सेफ्टी को ऑन किया जाता है और उस पर बहस भी की जाती है, तो इसका मतलब है आपकी कमिटमेंट है। क्लियर है जी। सेकंड हमारे पास है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बेसिकली आपका बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज अगर कमिटमेंट है तो वो कमिटमेंट कैस्केड होके फ्लोर लेवल तक जानी चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आपके पास कम्युनिकेशन के अंदर जो मेन चीजें हैं वो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आ जाते हैं, जो 3 तरह के होते हैं। इसमें आपके पास वर्बल, रिटन और ग्राफिकल कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन में याद रखिएगा, हमेशा मैंने आपको बताया था फूड फॉर थॉट में कि हमेशा जो मसाइल होंगे वो सेंडर के होंगे या मीडियम के होंगे या रिसीवर के होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको ये समझना है कि कम्युनिकेशन बेसिकली उसके अंदर मसाइल क्या हो सकते हैं या उसके फायदे क्या हो सकते हैं। ये कम्युनिकेशन मोड्स की बात हो रही है, जो वर्बल, रिटन और ग्राफिकल की बात हो रही है, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी आप किस तरीके से इंश्योर करते हैं कम्युनिकेशन, इसमें नोटिस बोर्ड भी यूज होते हैं, आप मेमोज भी यूज करते हैं, आप ईमेल्स भी यूज करते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स भी देते हैं, आप टीबीटी भी करते हैं, ठीक है। डिफरेंट इसके मोड हो सकते हैं, और आप सारे मोड्स आप उसको डिटेल में बुक से देखेंगे। क्लियर जी। फिर वर्कर इन्वॉल्वमेंट की बात हो रही है, तो वर्कर को इन्वॉल्व करने के लिए आपकी जो अप्रोच है वो कंसल्टेशन बेस्ड होनी चाहिए। आप हमेशा उससे डिस्कस करें। कंसल्टेशन इज अ 2 वे प्रोसेस, जिसके अंदर आप एक बंदे को कुछ चीज बताते हैं और फिर उसके ग्रेवेंसेस को भी सुनते हैं, और दोनों पार्टीज एक कंसेंट पे एग्री कर लेती हैं। इसे कहते हैं कंसल्टेशन। तो आपकी अप्रोच कंसल्टेशन वाली होगी, डिक्टेटरशिप नहीं होगी, ठीक है। डिक्टेटरशिप अप्रोच जो है या पॉलिसी वाली अप्रोच जो है वो रिकमेंडेड नहीं होती, बिकॉज उससे शॉर्ट टर्म गोल अचीव होता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इंफॉर्मेटिव बात करते हैं अपने वर्कर्स के साथ कि आपने सिर्फ उन्हें इन्फॉर्म किया कि आपको ये चीज करनी है, उनकी ग्रेवेंसेस को नहीं सुना, उनके मसाइल को एड्रेस नहीं किया, तो आप कल्चर लॉन्च नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वर्कर्स उस चीज को ऑन नहीं करेंगे। जब वो ऑनरशिप फील नहीं करेंगे तो वो उस चीज को सिर्फ टाइम बीइंग तो ओबे करेंगे, बट वो कल्चर लॉन्च नहीं होने देंगे। क्लियर। तो वर्कर इन्वॉल्वमेंट ये है आपके पास। और वर्कर्स कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी बेसिकली 4 चीजों पर मुश्तमिल होती है कि नॉलेज, एक्सपीरियंस, नॉलेज है आपके पास, ठीक है, आपके पास एबिलिटी है, स्किल डेवलप कर लिया है आपने उस नॉलेज के अगेंस्ट, ठीक है, उस नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करके एक स्किल डेवलप कर लेना, ठीक है, फिर उस चीज का एक्सपीरियंस ले लेना और उस चीज की ट्रेनिंग ले लेना। बेसिकली 4 चीजें कॉम्पिटेंसी के अंदर आएंगी, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। तो ये चारों चीजें जब आपके पास आ जाएंगी तो फिर आप कॉम्पिटेंट कहलाएंगे। तो कॉम्पिटेंट बंदा ही सेफ्टी में हर टास्क को अंजाम देगा। अगर आपने असेसमेंट्स करनी है तब भी आपको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, अगर आपने कोई वर्कर से काम करवाना है तो ही शुड बी कॉम्पिटेंट, ठीक है। 2 चीजें हमेशा मेक श्योर करेंगे आप, जब भी आपने कोई काम करना हो तो आपके पास कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, नहीं तो आप उस काम को किसी कॉम्पिटेंट बंदे से करवाएंगे, हर चीज खुद परफॉर्म करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटेंट नहीं है तो आप सिंपली किसी कॉम्पिटेंट बंदे को ले लेंगे या कोई कंसल्टेंट से भी हेल्प ले सकते हैं इन हेल्थ एंड सेफ्टी, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी आपकी ये है, ये जरूरी है हर जगह पे। अगर हम बात करते हैं अब असेसमेंट्स करने की, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, यहाँ तक कोई सवाल है तो आप वो डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आपकी ब्रेक होगी और फिर आखिरी सेशन के अंदर हम बाकी चीजों को कवर करेंगे, ठीक है। मैंने आप लोगों को अनम्यूट किया है, अगर कोई सवाल है यहाँ तक तो मुझे बता दें। ओके, क्लियर सर। समझ आ रही है? जी सर जी। पक्की बात है जी गाइस? आप लोगों को समझ आ रही है? ये तरीका ठीक है या कोई और मेथड यूज करें? नहीं सर, तरीका बहुत जबरदस्त है सर, समझ आ रही है। चलें, माशाल्लाह। ठीक है बेटा, अभी आप लोगों के पास सिर्फ मैं आपको 5 मिनट की ब्रेक दे रहा हूँ बेटा, ज्यादा बड़ी ब्रेक नहीं दे रहा, ताकि हम कवर कर सकें, ताकि कल हम IE2 स्टार्ट कर सकें, ठीक है बेटा। तो ठीक 5 मिनट बाद मैं दोबारा आपको लॉग इन करा रहा हूँ, ठीक है बेटा? ठीक सर। बहुत शुक्रिया बेटा।